प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 3 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक अदिश से सदिश का गुणन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा। वो सवाल है कि वेक्टर A का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि हम वेक्टर A में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि सेम आए। तो जाहिर सी बात है, आप उसमें 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो वो सेम आएगा, यानी कि वेक्टर A की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो होगी 0 वेक्टर। इसी तरह से आपसे एक और सवाल किया जा सकता है, जो कि है कि वेक्टर A की एडिटिव इनवर्स क्या होगी, यानी कि आप उसमें क्या ऐसा ऐड करेंगे कि वो 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप उसमें उस वेक्टर का नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि अगर वेक्टर A है और उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ A वेक्टर। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है एक अदिश से सदिश का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस शीर्षक में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी स्केलर के द्वारा वेक्टर को गुणा करते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा जब हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर का मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं, वो क्वांटिटी जिसका कि कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर यानी कि केवल एक संख्या। तो जब आप एक संख्या से किसी वेक्टर को गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो जब आप किसी स्केलर से वेक्टर को गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फर्क केवल मैग्नीट्यूड पर पड़ेगा। आइए उदाहरण देखकर इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है A, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। अगर हम इस वेक्टर को गुणा करेंगे किसी स्केलर से, अर्थात हाफ से, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं। जब हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा हाफ A वेक्टर। लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि 2 यूनिट था तो अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये है A वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। जब हम इसे गुणा करेंगे 2 से तो हमें यहाँ पर ये क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2A वेक्टर। लेकिन यहाँ पर
जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि 2 गुना 2 बराबर होता है 4 के। इसी प्रकार से हमने एक और उदाहरण लिया है जिसमें कि हमने इस a वेक्टर को गुणा किया है -1/2 से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ये 1/2 a वेक्टर प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि जो हमारा वेक्टर है जस्ट उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा करते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं दिखता है, चेंज दिखता है तो उनके मैग्नीट्यूड में दिखता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक सदिश के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आइए देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी जिसमें कि हमने तीनों एक्सिस की ओर एक एक यूनिट का मैग्नीट्यूड लिया है। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट मैग्नीट्यूड जो हमने लिया है उसे हम कहते हैं आई कैप। इसी तरह से y एक्सिस की ओर जो हमने एक यूनिट लिया है उसे हम कहते हैं j कैप। इसी तरह से z एक्सिस की तरफ जो हमने एक यूनिट लिया है उसे हम कहते हैं k कैप। मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सपोज कि ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और O इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये OP क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो OP है ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसे हमने यहाँ R वेक्टर से डिनोट किया है। तो अभी तक आपने ये जाना था कि ये पोजीशन वेक्टर होता है। आइए देखते हैं कि अब हम इस पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर इसे लिखने के लिए हमें जरूरत होगी हमारे इस वेक्टर के कंपोनेंट की। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे इसके कंपोनेंट? तो यहाँ पर ये जो OS है ये है हमारा y, OQ जो है वो है हमारा x और OR जो है वो है हमारा z। तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखने के लिए हमें चाहिए वेक्टर के कंपोनेंट, यानी कि हमारा जो वेक्टर है r वेक्टर उसके कंपोनेंट x, y, z से मिलकर बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा xi, yj और zk। तो यहाँ पर हमारा इस OP वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो दोस्तों इस प्रकार से हम O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर OP का फाइंड करते हैं, जिसे कि हम लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के रूप में। किसी भी सदिश का यह रूप घटक रूप है। यहाँ x, y एवं z के अदिश घटक कहलाते हैं और xi, yj एवं z के क्रमागत अक्षों के अनुदिश r वेक्टर के सदिश घटक कहलाते हैं। कभी कभी x, y एवं z को समकोणिक घटक भी कहा जाता है, यानी कि ये जो फॉर्म है ये है हमारा कंपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर x, y, z जो है ये है हमारा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और x i कैप, y j कैप और z k कैप ये है हमारा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r along the respective axis। और ये जो x, y, z है इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के बारे में,
जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। चलिए अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है A जो कि है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और जो दूसरा वेक्टर है वो है B वेक्टर विच इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब यहाँ पर आपसे इन दोनों वेक्टर का सम पूछा जाए तो ये आप कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। जब आपसे इन दोनों वेक्टर का सम पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे, फिर उस रेस्पेक्टिव एक्सिस के वेक्टर कंपोनेंट्स को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर a कैप प्लस b कैप बराबर हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। तो दोस्तों अगर आपसे इसी वेक्टर का डिफरेंस फाइंड करने को कहा जाए तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों सिमिलरली जिस तरह से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आप इसका डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। तो दोस्तों जब आपसे इन दो वेक्टर को देकर ये पूछा जाए कि ये समान कब होंगे तो ये आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, समान होने के लिए यहाँ पर यदि और केवल यदि ये तभी होंगे जब a1 बराबर होगा b1 के, a2 बराबर होगा b2 के और साथ ही a3 बराबर होगा b3 के, तब ये दोनों सदिश समान होंगे। इसी के साथ जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कि किसी अदिश लेम्डा से सदिश a का गुणन बराबर होगा लेम्डा a1 i कैप प्लस लेम्डा a2 j कैप प्लस लेम्डा a3 k कैप। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रॉपर्टीज जिसका कि हम प्रयोग करेंगे प्रश्नों को हल करने में। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो कि है सदिश A का मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया है A जो कि बराबर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताने को तो ये आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं a कैप से। आइए देखते हैं कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो होता है a कैप बराबर a वेक्टर बटे मॉड ऑफ a वेक्टर। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हमने a वेक्टर लिया था इसका हम यूनिट वेक्टर किस प्रकार से फाइंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं इस पर आधारित। मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया है a वेक्टर जो कि बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है यानी कि a कैप फाइंड करना है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला यानी कि सूत्र का प्रयोग करके जो कि है a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा a कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 14 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 14i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k कैप। और यही होगा हमारे दिए गए a वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो कुछ इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे संरेख सदिश की स्थिति यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो दोस्तों कोई भी वेक्टर कोलिनियर कब होगा और उसकी स्थिति क्या होगी ये हम अब जानेंगे।
मान लीजिए हमने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर ए और हमने एक और वेक्टर लिया है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के, जो कि है वेक्टर सी। तो दोस्तों जो कंडीशन है कि जो दिए गए वेक्टर है वो कोलिनियर है, वो होगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लेम्डा ऑफ बी वेक्टर। यानी कि अगर वो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा जो कि हमने यहाँ पर डिनोट किया है लेम्डा से, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर आपको ये शो करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये कोलिनियर है, यानी कि ये संरेख हैं, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बी वेक्टर है इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है 2 गुने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से हमें मिल रहा है b वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a वेक्टर, जो कि देखा जाए तो अभी जो हमने कंडीशन सीखा था उसी के फॉर्म में है। यहाँ पर हमारे जो लेम्डा की वैल्यू है वो है 2। तो जब हमने इसे हमारे दिए गए स्थिति में परिवर्तित कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी संरेख सदिश की स्थिति के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये हम सीखेंगे दोस्तों एक प्रश्न के सहयोग से। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को। सदिश A बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसका दिक् अनुपात हम किस प्रकार से लिखेंगे और इसका दिक् कोसाइन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें सदिश दिया गया है वो है A सदिश बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं सदिश r बराबर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जिसके दिक् अनुपात में abc सदिश के क्रमागत घटक x y z होते हैं। यानी कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a b c, जो कि उस वेक्टर के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट x y z के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें वो मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। अब जब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं इनका डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक् कोसाइन। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं दिक् कोसाइन होता है हमारा L, M और N, जो कि हम फाइंड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर विच इज इक्वल्स टू √6। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जा रही है 1 अपॉन √6। इसी तरह से हम M की वैल्यू फाइंड करेंगे b अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √6, और इसी की तरह हम n की वैल्यू भी फाइंड करेंगे जो कि हमें मिल जाएगा -2 अपॉन √6। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिल रहा है हमारा दिक् कोसाइन अर्थात डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6, -2 अपॉन √6, और ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं और फिर उसका यूज करके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक अदिश से सदिश का गुणन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम समझेंगे चुंबकत्व एवं गाउस नियम तथा भूचुंबकत्व को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय चुंबकत्व एवं गाउस नियम के साथ। दोस्तों, हमने अपने पहले अध्याय में देखा था कि जब किसी आवेश Q को किसी गॉसियन सतह द्वारा बंद किया जाता है तो उस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को लिखा जाता है E.ds बराबर Q/ε0, जिसे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम कहते हैं। अब हम इस आवेश के स्थान पर किसी एकल ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एक चुंबक सदैव द्विध्रुव के जैसे ही रहती है। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि बंद गाउसीय सतह से क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही इसके अंदर प्रवेश भी करती है। इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय ध्रुव शक्ति यहाँ पर शून्य के बराबर है। और क्योंकि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेखाएं बराबर हैं, इसलिए कुल फ्लक्स यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात B.ds बराबर शून्य। इसे चुंबकत्व में गाउस नियम कहा जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। दोस्तों, हमने पिछले भाग में किसी चुंबक के दैशिक गुण की चर्चा की थी, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है, जो लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश रखा है। परंतु यह सरलीकृत चित्र निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों, जो अधिकांशतः पिघला लोहा या निकेल है, इनकी संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। और इस प्रभाव को दोस्तों कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव के जैसी ही होती हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होती है, बल्कि वर्तमान में यह लगभग इस पर 11.3 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कुछ इस प्रकार है, जबकि इसका चुंबकीय अक्ष इससे 11.3 डिग्री पर झुका होता है। दोस्तों, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूचुंबकत्व से जुड़ी कुछ राशियां, जिन्हें चुंबकीय राशियां कहा जाता है। तो दोस्तों, वह भौतिक राशियां जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ज्ञात की जाती हैं, वह चुंबकीय राशियां कहलाती हैं। इनमें सर्वप्रथम है चुंबकीय दिक्पात, जिसे थीटा से दर्शाया जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो दोस्तों, यह यथार्थ भौगोलिक उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा इंगित उत्तर के बीच बनने वाला कोण होता है।
यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच एक कोण होता है जिसे यहाँ थीटा से दर्शाया गया है। और क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, इसलिए चुंबकीय सुई और भौगोलिक अक्ष के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे चुंबकीय दिक्पात यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक और राशि भी होती है जिसे नमन कोण कहा जाता है। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की क्षैतिज सतह के बीच बनने वाला कोण नमन कोण या आनति कहलाता है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक क्या होता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में AD पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, जबकि AB क्षैतिज घटक। इसके अतिरिक्त A, B', C', D पृथ्वी का वह तल है जो भौगोलिक अक्ष से गुजरता है, जबकि A, B, C, D चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ही तल है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा AP है, जो क्षैतिज घटक से डेल्टा कोण बनाती है। अब यहाँ त्रिभुज ALP में देखा जाए तो यहाँ से cos डेल्टा आता है AL बटे AP, और क्योंकि AL पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, अर्थात इसे BH से लिखा गया है, यानी cos डेल्टा बराबर है BH बटे B। दोस्तों, यहाँ से BH आता है B cos डेल्टा। ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज से sin डेल्टा का मान निकालें तो वह होगा AM बटे AP, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात BV बटे B। और दोस्तों, यहाँ से BV आता है B sin डेल्टा। अब दोस्तों, इन दोनों ही समीकरणों के वर्ग करने तथा इन्हें जोड़ने पर आता है BH की घात 2 जमा BV की घात 2 बराबर B की घात 2 ब्रैकेट cos डेल्टा की घात 2 जमा sin डेल्टा की घात 2। और क्योंकि cos डेल्टा की घात 2 जमा sin डेल्टा की घात 2 बराबर होगा 1 के, इसलिए B आता है अंडर रूट BH की घात 2 जमा BV की घात 2। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों को एक दूसरे से विभाजित किया जाए तो समीकरण आती है B sin डेल्टा बटे B cos डेल्टा बराबर BV बटे BH। और क्योंकि दोस्तों sin डेल्टा बटे cos डेल्टा tan डेल्टा के बराबर होता है, तो यहाँ से tan डेल्टा का मान आता है BV बटे BH। आइए दोस्तों, अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के अंडर रूट 3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण यानी डेल्टा का मान क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी BV बराबर है अंडर रूट 3 BH यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan डेल्टा बराबर होता है BV बटे BH, तो यहाँ पर BV का मान रखने पर tan डेल्टा आता है अंडर रूट 3 BH बटे BH, जिससे tan डेल्टा आएगा रूट 3 के बराबर। और दोस्तों, tan का मान रूट 3 तब होता है जब इसके कोण का मान 60 डिग्री हो, यानी tan डेल्टा बराबर होगा tan 60 डिग्री के, अर्थात डेल्टा आता है 60 डिग्री। आइए अब एक बार आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा चुंबकत्व एवं गाउस नियम को और जाना भूचुंबकत्व को। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और नए विषय, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण को। इसके बाद पदार्थों के चुंबकीय गुणों को। इसके बाद जानेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस
और अंत में स्थायी चुंबक को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 12 में गणित में सदिश बीजगणित भाग 3 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में हमने चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DG7 इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।